हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है और मैं यूनिट 6 पॉलिटी एंड इकोनॉमी ऑफ इंडिया आपके लिए लेके आया हूं। ये लेक्चर मोस्टली इंग्लिश में होगा एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश में होगा, मैं बीच बीच में हिंदी भी यूज करूंगा, बट हाँ, जो फ्लो रहेगा लेक्चर का वो इंग्लिश में रहेगा। आई एम रियली सॉरी कि हम आपका कोर्स टाइम पर नहीं करा पाए थे, बट यस, नाउ वी हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी सिंस एमपीपीएससी का एग्जाम डिले हो गया है, तो ये अब हमारी कोशिश रहेगी कि अब हम आपका सिलेबस पूरा करा दें। ठीक है, देखिए आप लोग समझते हैं और मैं इस चीज को बार बार दोहराना नहीं चाहता, बट क्या होता है कि कई बार जो हमने प्लान किया था वो अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं हो पाता ड्यू टू रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, या फिर आप कह सकते हैं बाकी रिसोर्सेज होती है, टेक्निकल रिसोर्सेज। तो बहुत सारी चीजें मैनेज कर रही थी और मैं मतलब टेस्ट सीरीज में इतना ज्यादा बिजी हो गया था कि लेक्चर ले ही नहीं पा रहा था। तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट अगर अब भगवान ने हमें टाइम दे दिया तो लेट अस यूटिलाइज इट। चलिए, एक चीज मेरे लेक्चर में आप लोग याद रखिएगा, मुझे मतलब नहीं है आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, किस किताब से पढ़ रहे हैं, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं एक चीज जानता हूं कि आपको फीलिंग आ जानी चाहिए टॉपिक की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देखा है, हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देखा कि क्या थी, कैसे बनी। यूनियन एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट देखा, पार्लियामेंट अभी हमारा पेंडिंग है। ठीक है, लेकिन आज के लिए जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो ये है, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज ऑफ सिटीजन एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और ये सारी चीजें आप लोग देख चुके हैं, ये मैंने पिछली बार आपको पूरा समझाया था कि क्या कैसे होता है, सीजीआई क्या होता है, जुडिशियल पावर क्या होती है, मतलब प्रेसिडेंट हमने बहुत डेप्थ में घुस के समझा था। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डीपीएसपी से। डीपीएसपी से सर, इन तीनों चीजों के बारे में हमने बहुत सुना है, बट इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है सर, डिफरेंस क्या है, व्हाट इज एफआर, व्हाट इज एफडी, व्हाट इज डीपीएसपी। तो ध्यान से सुनिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, बहुत ध्यान से समझिएगा, सब चीजें समझ में आएंगी। रट्टाफिकेशन तो आपको करना है, रट्टा आपको मारना है, बट समझना भी बहुत जरूरी रहता है पॉलिटी में। देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हमने उसमें एक चीज इंश्योर करी, वी हैव इंश्योर्ड दिस वन थिंग, दैट जो सिटीजन्स हैं उनको उनके राइट्स मिले। ठीक है, जो उनका हक है ना वो उनको मिले। अब हक दो टाइप के होते हैं, जो सरकार दे सकती है, जो सरकार देना चाहती है। ठीक है, कुछ हक होते हैं, जैसे आप किसी का मर्डर नहीं कर सकते, या फिर क्रिमिनल चार्जेस होते हैं, या फिर कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं कि आप जो रिलीजन चाहते हैं वो फॉलो कर सकते हैं, आपको शिक्षा का हक है, आप चाहे तो राइट टू इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि कहीं अगर आपको दिक्कत लग रही है। तो कुछ सेट ऑफ रूल्स थे जो किसी भी इंसान के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल थे। ठीक है, उनको बोला गया फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, हम सब पढ़ेंगे डिटेल में, बट आप पहले ये समझिए, ये हुए फंडामेंटल राइट्स जो सरकार को अपने सिटीजन्स को हर हालत में देने हैं। हर हालत का मतलब है कि हाँ, जब हालात काबू से, मतलब काबू से बाहर होते जाए हालात, तब अलग बात होती है जिसको हम इमरजेंसी बोलते हैं। बट when the situation is stable, when the situation is normal, we have to provide certain rights to the citizens, जो उनका हक है, जो उनका अधिकार है। इसके अंदर एक लिस्ट आई, ठीक है, आर्टिकल 14 से लेके 32 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी एग्जाम के लिए, स्पेसिफिकली एमपीपीएससी के लिए तो है ही, क्योंकि इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद, ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बोला कि जब भी कोई रूल बनेगा इंडिया में तो इन चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सरकार को ये राइट्स सिटीजन्स को देने ही हैं। ठीक है, हाँ, कोशिश करनी चाहिए ये राइट सिटीजन्स तक पहुंचे, कोशिश करनी चाहिए। जैसे फ्री एजुकेशन है, अब फ्री एजुकेशन सरकार नहीं दे सकती, इतने सारे लोग हैं, किस किस को फ्री एजुकेशन देगी। बट हमारे जो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने कहा जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके सरकार, जो भी पॉलिसी इंडिया में बनेगी, विच एवर पॉलिसी इज एक्चुअली गेटिंग फॉर्मुलेटेड इन इंडिया, इन दैट वी शुड कीप इन माइंड, इसमें हमें ध्यान रखना है कि हम कुछ ऐसे राइट्स हैं जो सिटीजन्स को देने की कोशिश करें।
सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार के पास रिसोर्सेज नहीं है, इसलिए ये राइट सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स में नहीं आते। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर स्टेट की सरकार ये दे पाएगी, ठीक है। तो उनको हमने बोल दिया डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है? ये ऐसी चीजें हैं जो सरकार देने की कोशिश करेगी। थोड़ा डाउट आता है, पहली बार आपने ये टर्म सुना है, कोई दिक्कत नहीं है। आज हम सबसे पहले डीपीएसपी ही करेंगे, ठीक है। और इसके बाद तीसरी जो चीज आती है, जब सरकार फंडामेंटल राइट्स दे रही है, डीपीएसपी दे रही है, तो आपको नहीं लगता कि सिटीजन्स की भी कुछ ड्यूटी बनती है? तो ये हो गया हमारा फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। ये सिटीजन्स को अपने देश को देनी है। तो ये तीनों चीजें आपको समझ में आ गई कि एक देश में हार्मनी कैसे बना के रखी जाए सरकार और सिटीजन्स के बीच में। सरकार कुछ देगी सिटीजन्स को, सिटीजन्स कुछ देंगे सरकार को या इस देश को, ठीक है। सरकार तो गलत वर्ड है, ये देश सिटीजन्स को कुछ देगा और सिटीजन्स अपने देश को वापस कुछ करेंगे, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं, ये हर हालत में देने चाहिए, ठीक है। हाँ, कुछ केसेस में नहीं मिल पाते हैं, जैसे इमरजेंसी के केस में। डीपीएसपी जरूरी नहीं है, बट जितनी ज्यादा से ज्यादा कोशिश हो सके उतनी ज्यादा डीपीएसपी प्रोवाइड करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। और फंडामेंटल ड्यूटीज तो आपने देखी है कि 11 ड्यूटी होती है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हेडिंग दीजिए डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब होगा क्या, जैसे ही आप डीपीएसपी पढ़ेंगे ना, तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि मतलब क्या है डीपीएसपी का। मैं एक बार चेक कर लूं कि सब सही चल रहा है कि नहीं। हाँ, मुझे लगता है सब सही चल रहा है। चलिए, अब डीपीएसपी आप एक बार पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि डीपीएसपी होता क्या है। तो देखिए, मैं कुछ डेफिनेशंस लिखाऊंगा जो बुकिश डेफिनेशन है, और कुछ चीजें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा जो मैंने पढ़ के निकाली है, जिससे आपको फीलिंग आए, ठीक है। लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए, डीपीएसपी आर द नेचर ऑफ डायरेक्शन, ये मेंस में भी काम आएगा। नेचर ऑफ डायरेक्शन टू द स्टेट टू मेक laws, certain things, certain rules should be kept in mind। मतलब रूल बनाते समय या पॉलिसीज या लॉ बनाते समय कुछ चीजें हैं जिनका सरकार को ध्यान रखना है। वो कौन सी चीजें हैं? उन्हीं को हम डीपीएसपी बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। स्टेट की जो पॉलिसी है उनको इंप्लीमेंट करने के लिए क्या डायरेक्शन है जो कॉन्स्टिट्यूशन सरकार को दे रहा है। जो स्टेट है, स्टेट मतलब इंडिया, स्टेट मतलब कंट्री, तो स्टेट की जो पॉलिसी है, स्टेट की पॉलिसीज कहां लिखी हुई है? कॉन्स्टिट्यूशन में। तो स्टेट की पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या बातें बोलता है? दोज आर डीपीएसपी, नेचर ऑफ डायरेक्शन टू द स्टेट टू मेक लॉज, दैट इज सर्टेन रूल्स शुड बी केप्ट इन माइंड। थोड़ा इंग्लिश गलत हो गई है, बट फीलिंग आप समझ गए ना। शुड बी केप्ट इन माइंड, ठीक है। आप इसको कह सकते हैं, दिस इज एन आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ये एनसीईआरटी में वर्ड दिया हुआ है, आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट इज डीपीएसपी। आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर स्टेट क्या होती है? जहां पे भला किया जाए सिटीजन्स का। तो भला करने की तो कोशिश कर रहे हैं हम डीपीएसपी के थ्रू, ठीक है। ये चीज समझ में आई? चलो, ये चीज बिल्कुल समझ में आ गई। अब मान लीजिए डीपीएसपी में लिखा है फ्री एजुकेशन। मान लीजिए किसी बच्चे को फ्री एजुकेशन नहीं मिल रही है, तो क्या वो कोर्ट तक जा सकता है? नहीं जा सकता। यही तो बात है, अगर वो कोर्ट तक चला गया तो इस चीज को फंडामेंटल राइट बोलने लगेंगे हम। डीपीएसपी ऐसी चीजें हैं जो सरकार कोशिश करेगी, अगर नहीं भी दे पाई तो आप उस चीज के लिए कुछ कर नहीं सकते। तो आप लिख लीजिए, इट इज नॉन जस्टिकेबल
इन कोर्ट, ठीक है, आप लिख सकते हैं नॉन एनफोर्सेबल, नॉन एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। इनको आप जस्टिफाई के लिए नहीं जा सकते कि यार मुझे फ्री एजुकेशन नहीं मिली तो मुझे हक चाहिए मेरा। आपका हक नहीं है। सरकार जितनी कोशिश कर रही है, 50% 60% सब्सिडी दे रही है, मिड डे मील प्रोग्राम दे रही है, सब सरकार अपनी तरफ से कर रही है। कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा कि आपको फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी के अंदर ये जरूर लिखा है कि आपको फ्री एजुकेशन मिले, इसका सरकार ट्राई करे। अब नहीं कर पा रही, पैसा ही नहीं है, रिसोर्स ही नहीं है, तो कहां से करेगी? तो उसके लिए आप कोर्ट तो जा नहीं सकते। फंडामेंटल राइट के वायलेशन के लिए आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों जा सकते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आई। और यही मेजर डिफरेंस है फंडामेंटल राइट्स के लिए। यही मेजर डिफरेंस है फंडामेंटल राइट्स से। फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, अब देखो, मेनली जो फंडामेंटल राइट्स है ना, वो पॉलिटिकल ओरिएंटेड होते हैं, पॉलिटिकल राइट्स होते हैं मेनली। ठीक है, कि आपको मतलब जैसे क्रिमिनलाइजेशन या वोटिंग का हक है या रिलीजन का हक है, ये सब पॉलिटिकल राइट्स है। ठीक है, जो डीपीएसपी कवर करता है ना, वो सोशल और इकोनॉमिक राइट्स होते हैं। तो लिख लीजिए, दे प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स। ठीक है, जो याद रखिएगा, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो किसको प्रमोट करते हैं? पॉलिटिकल राइट्स को। आप पॉलिटिकल राइट समझ रहे हैं ना, कि आपको जैसे इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर द लॉ, ये 14th आर्टिकल है। तो ये क्या है? लॉ क्या है? मतलब पॉलिटिकल अलाइन रहते हैं कि आपको कभी सजा नहीं होगी, एक सजा के लिए, एक जुर्म के लिए आपको 2 बार सजा नहीं होगी, ऐसे किसी काम के लिए सजा नहीं मिलेगी आपको जो आप पिछले 10 साल पहले या 15 साल पहले कर चुके हैं। आपको, आपके पास हक है कि आप कोर्ट जा सके। ये सब पॉलिटिकल राइट्स हैं। इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा कि आपको एजुकेशन मिलनी चाहिए, आपको फ्री पानी मिलना चाहिए, आपको क्लीनली पानी मिलना चाहिए। ये सब जो मैं बात कर रहा हूँ ना, क्लीन पानी, घर, ये सब सोशल और इकोनॉमिक राइट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, चलिए, ये चीज समझ में आ गई। ये चीज समझ में आ गई। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, जो मैंने आपको बता दी, मतलब मैंने आपको इंपॉर्टेंट डीपीएसपी का मतलब बता दिया। अब डीपीएसपी कैसे मूव करते हैं इसके लिए, अच्छा, डीपीएसपी बड़ा होता है कि फंडामेंटल राइट बड़ा होता है? तो याद रखिएगा, अगर कभी क्लेम आता है, कभी कभी लड़ाई होती है, एक बोल रहा है कि डीपीएसपी में ऐसा लिखा है, एक बोल रहा है फंडामेंटल राइट में ऐसा लिखा है, तो याद रखिएगा फंडामेंटल राइट की पावर ज्यादा रहती है डीपीएसपी से। ठीक है, ये याद रखिएगा। एक केस है जिसमें डीपीएसपी की पावर ज्यादा हो जाती है, 39B को मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बट फंडामेंटल राइट्स की पावर ज्यादा रहती है। ठीक है, आप फंडामेंटल राइट के लिए कोर्ट जा सकते हो, आप फंडामेंटल राइट के लिए लड़ सकते हो। डीपीएसपी सिर्फ एक एक्स्ट्रा, मतलब आप कह सकते हैं एक एक्स्ट्रा भोजन है जो आपको मिल रहा है। ठीक है, चलिए देखिए, अब इतने बड़े बड़े नोट्स हैं मेरे, अब इसमें से मैं सोच रहा हूँ आपको कहाँ पे और कौन सा पार्ट सबसे पहले कराया जाए। ठीक है, चलिए, तो ये देख लेते हैं। ठीक है, अब कुछ चीजें, अब सबसे पहले बात है कि हमने डीपीएसपी कहां से लिए। डीपीएसपी कहां से लिए? तो याद रखिएगा, ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। ठीक है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं डीपीएसपी। इनको और क्या बोला जाता है? इनको और क्या बोला जाता है? तो याद रखिएगा, इसको नोवल फीचर भी बोला जाता है। ये सब लक्ष्मीकांत के नोट्स हैं। नोवल फीचर, इसको नोवल फीचर बोला जाता है। कंसाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है इसे। कंसाइंस ऑफ, ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, कंसाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है ये, कॉन्स्टिट्यूशन। नोवल फीचर या फिर कंसाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। ठीक है, अब ये कहां से लिया गया है? डीपीएसपी के बारे में सबसे पहले बेटा कहां पे बात हुई होगी? आपको क्या लगता है? डीपीएसपी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने दिए थे, तो डीपीएसपी की सबसे जड़ कहां पर है? तो याद रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो उसमें आपको फिर से ये चीज मिलेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में एक चीज दी हुई थी जिसको बोला गया था इंस्ट्रूमेंट
इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, एक्सेशन नहीं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस थे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में 1935 में दिए गए थे, कुछ इंस्ट्रक्शंस थे। यही इंस्ट्रक्शंस बाद में जाके आजादी के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो ये डीपीएसपी के अंदर आ गए। ठीक है, ये डीपीएसपी के अंदर आ गए। ठीक है, चलिए अब बात आती है भाई साहब, अब बात आती है कि डीपीएसपी में ऐसा लिखा क्या है। डीपीएसपी के बारे में आगे पीछे तो सर हमने सब जान लिया, बट डीपीएसपी में लिखा क्या है तो ध्यान से देखिए। मैं आपको कुछ पार्ट्स में डीपीएसपी को डिवाइड कर रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूशन में ये इन पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये इन पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए किया है। तो देखिए कुछ प्रिंसिपल हैं जो सोशलिस्टिक बिहेवियर ऑफ कंट्री को प्रमोट करते हैं। ठीक है, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए बोलते हैं। कुछ डीपीएसपी हैं जो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए होते हैं, उसको बोलते हैं सोशलिस्ट। ठीक है, कुछ होते हैं गांधीयन, जो गांधी जी बोलते थे उनकी लाइंस पे बने हुए हैं, गांधीयन। और कुछ होते हैं, जस्ट अ सेकेंड, चलिए तो कुछ होते हैं गांधीयन लाइंस पे, और कुछ होते हैं लिबरल, लिबरल लाइंस पे। ठीक है, आपको डीपीएसपी देख के ये तो समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं, कैसे होती हैं चीजें। ठीक है, ये सब आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, तो उसकी चिंता मत करिए, धीरे धीरे थोड़ा यार आराम से करिए, सब कुछ आ जाएगा समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधीयन, लिबरल। अब मैंने डीपीएसपी को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अब सॉरी एक चीज याद रखिएगा, डीपीएसपी किसके अंदर आता है तो याद रखिएगा पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 4 में आता है, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में। ठीक है, आर्टिकल मैं बता दूंगा आपको 38 से लेके जो भी है मैं आपको सब बताऊंगा। अब सोशलिस्ट प्रिंसिपल क्या कहते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखिएगा। सबसे पहले बोलते हैं ये इक्वालिटी को बिल्कुल कम करिए। अब देखिए ये तो हमारे जो जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो ये चीज बोलेंगे ना, आप इक्वालिटी हटा दीजिए, ये फंडामेंटल राइट नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार के पास इतनी वर्कफोर्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर जगह सरकार पुलिस भेज दे, कहीं इनइक्वालिटी दिख रही है वो, जैसे मेरे मतलब मेरे घर में और मेरे बाजू वाले घर में कुछ इनइक्वालिटी है। ठीक है, मैंने उसको कुछ छोटा बोल दिया या उसने मुझे कुछ छोटा बोल दिया तो ये इनइक्वालिटी हो गई। लेकिन क्या इस चीज के लिए जैसे मान लीजिए इनइक्वालिटी का मतलब है, जैसे मान लीजिए मैं अमीर हूं मेरा भाई गरीब है, मान लीजिए मैं अमीर हूं मेरा भाई गरीब है, तो क्या इसके लिए सरकार कुछ कर सकती है? हाँ, कोशिश कर सकती है उसको नौकरी देने की, कोशिश कर सकती है फ्री राशन पानी देने की, कोशिश कर सकती है आवास योजना के तहत उसको घर देने की, बट क्या उसके लिए मेरा भाई कोर्ट तक जा सकता है? नहीं जा सकता। वो ये बोल के कोर्ट तक नहीं जा सकता कि देखो मेरे बड़े भाई के पास इतना पैसा है, मेरे पास क्यों नहीं है। समझ रहे हो? तो इनइक्वालिटी को मिनिमाइज करना है, ये सरकार की कोशिश होनी चाहिए। ठीक है, कोई बंदा इस चीज के लिए, कोई बंदा या बंदी इस चीज के लिए कोर्ट में नहीं जा सकता कि यार देखो इनइक्वालिटी हम लोगों में, ऐसा नहीं होता है। कोशिश करनी है आपको मिनिमाइज करने की। तो ये सबसे पहले सोशल प्रिंसिपल में आता है, मिनिमाइज इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी। ठीक है, दूसरा क्या बोलता है? फ्री लीगल एड टू पुअर, जिसके पास पैसे नहीं है उसको फ्री की लीगल एड दी जाए, लीगल एड टू पुअर। ठीक है, इसके बाद आता है काम करने के लिए ह्यूमेन कंडीशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भट्टी में छोटा बच्चा काम कर रहा है, उसकी स्किन खराब हो रही है, उसकी लंग्स खराब हो रही है, ऐसा नहीं है। ह्यूमेन कंडीशन प्रोवाइड करनी चाहिए काम करने के लिए। ठीक है, चलो इसके बाद आता है मैटरनिटी रिलीफ देना चाहिए वुमेन्स को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मैटरनिटी रिलीफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी।
और न्यूट्रिशन को बढ़ावा देना चाहिए बच्चों में। अब देखो न्यूट्रिशन नहीं है तो अब आप ये चीज समझिए कि न्यूट्रिशन को बढ़ावा देना सरकार एक कोशिश कर सकती है पोषण अभियान के थ्रू, ठीक है। जैसे पिछले सितंबर 2020 जो था वो पोषण माह घोषित किया गया था, ठीक है। दाल देना, चावल, मतलब समझ लो प्रोटीन वाली चीजें देना जिसमें न्यूट्रिशन मिले। बट अगर सरकार के पास पैसा ही नहीं है, कोई इस चीज के लिए जा सकता है कि यार मुझे खाने का मन हो रहा है बढ़िया, लेकिन मुझे खाना नहीं मिल रहा, मुझे प्रोटीन चाहिए, मुझे नॉनवेज में बहुत सारा प्रोटीन होता है, मुझे नॉनवेज दो। सरकार से नहीं मांग सकते ना आप। तो ये चीज आप समझिए कि ये चीजें सरकार कोशिश करेगी आपको देने की, लेकिन अगर नहीं दे पाएगी तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि देखो देखो सरकार मुझे दे नहीं रही है चीजें, ठीक है। चलिए अगला, अब आते हैं गांधीयन प्रिंसिपल पे। गांधीयन प्रिंसिपल सबसे पहले बोलती है कि ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। अब तो ये चीज बाहर भी आ गई 92 के बाद। जो हमारी जो पंचायत थी वो मतलब विलेज में जो पंचायत थी वो बनने लगी, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, फिर उसके ऊपर मंडल, उसके ऊपर जिला पंचायत, तो बहुत सारी चीजें बनने लगी। गांधीयन प्रिंसिपल क्या कहता था कि पावर को डिसेंट्रलाइज करो, हमारी जो जान है ना वो हमारे गांव में रहती है, तो गांव को पावरफुल करोगे तो ऑटोमेटिकली देश ऊपर बढ़ेगा। तो ये कोशिश करनी चाहिए, ये गांधीयन प्रिंसिपल ने बोला, ठीक है। फिर हमें और क्या कोशिश करनी चाहिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी एस्टैब्लिश करो, एस्टैब्लिश कोऑपरेटिव सोसाइटीज, अमूल हो गई जैसे, एस्टैब्लिश कोऑपरेटिव सोसाइटीज। फिर उसके बाद हो गया कि कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करो, क्योंकि ये गांव को प्रमोट करेगी। कॉटेज इंडस्ट्री मोस्टली जो रहती है वो गांव से रिलेटेड होती है, तो अगर आप कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करोगे, अपने आप गांव प्रमोट होंगे, गांव छोटे छोटे गांव प्रमोट हो गए तो देश प्रमोट हो जाएगा। तो इसीलिए सरकार को जब भी नियम कायदे कानून बनाने हैं तो कुछ ऐसा देखिए कि आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। किसी बिजनेस को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हो, आपको बिजनेस को प्रमोट करना चाहिए, रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें बोली गई हैं भाई, जैसे प्लीज फोकस ऑन द इंटरेस्ट ऑफ SC एंड ST, फोकस ऑन इंटरेस्ट ऑफ SC एंड ST। बिल्कुल सही बात है भाई, आपको करना चाहिए फोकस, ऐसे बिना फोकस किए रहोगे आप, बिल्कुल सही बात है। अगला आ जाता है प्रोहिबिट्स ड्रग एंड स्लॉटर ऑफ एनिमल। अब इस पार्ट पे आप देखिए, ड्रग को प्रोहिबिट करना है, क्या शराब बंद करनी चाहिए, बिहार में बंद हो गई, गुजरात में बंद हो गई, तो आप ये चीज देखिए, हाँ प्रोहिबिट कर रहे हैं, लेकिन अब अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो सरकार का बहुत सारा रेवेन्यू भी ड्रग से आता है या अल्कोहल से आता है। तो आपको नहीं लगता कि ये बैन कर देने से कहीं ना कहीं बाकी चीज, अब देखो पैसा नहीं आएगा तो फ्री की एजुकेशन कैसे देगी सरकार, मिड डे मील प्रोग्राम कैसे चलाएगी, पैसा आना जरूरी है ना, आप खुद देखिए। तो इसीलिए बिल्कुल बंद नहीं कर सकती, हाँ, लेकिन प्रोहिबिट्स ड्रग की जगह प्रमोशन किया है कि ड्रग का यूज कम हो, कैसे, टैक्सेस बढ़ा के, ठीक है। सिगरेट्स एंड जो आप देखेंगे सिगरेट और अल्कोहल है उस पर इतना ज्यादा टैक्स लगता है, ठीक है। क्यों, ताकि लोग कम खरीदें, अगर सस्ती हो जाएगी शराब तो और ज्यादा लोग खरीदने लगेंगे। बिल्कुल बंद नहीं किया जा सकता, कुछ स्टेट्स में दिक्कतें भी नहीं है, ठीक है। तो आप ये चीज समझिए, ये एक आइडियल सिचुएशन है जो हमें करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद कुछ लिबरल प्रिंसिपल्स थे, जैसे इनमें सबसे ऊपर आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, पारसी, जू, कोई भी हो, अगर आप भारत में रह रहे हो तो कुछ नियम कायदे कानून हैं जो आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। कुछ फैमिली लॉज हैं जो आपको फॉलो करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप हिंदू हो तो आप अलग रूल फॉलो करोगे, मुस्लिम हो तो अलग रूल फॉलो करोगे। एक इंडिविजुअल, एक इंसानियत के नाते आपको कुछ रूल फॉलो करने हैं, ठीक है। चलिए मान लीजिए ऐसा कोई रिलीजन आ जाता है, XYZ रिलीजन, जिसमें बोला जाए कि जैसे ही बच्चा 30 साल का होगा वो अपने माँ बाप को पैसा देना बंद कर देगा। ये एक रिलीजन है, मान लीजिए कोई रिलीजन है, ठीक है। लेकिन इसी के तहत दूसरा रिलीजन बोलता है कि आपको अपने माँ बाप को साथ में रखना है। तो ये रिलीजन अभी अपने हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है उनमें क्या बोला गया, या DPS में उनमें क्या बोला गया कि आपको ऐसी चीजें करनी है जो
मतलब बोला नहीं गया, मतलब एक्चुअली यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई नहीं हुआ है, बट जैसे गोवा है, गोवा में यूसीसी अप्लाइड है। चाहे आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हो, एक सेट ऑफ रूल्स है जिसके तहत अगर आप कुछ चीज कर रहे हैं जो आपके रिलीजन परमिट करता है और बाकी रिलीजन परमिट नहीं करते, आपको उस चीज के लिए सजा हो जाएगी अगर यूसीसी में वो नहीं दिया है तो। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, यूसीसी मतलब कि सारे रिलीजन को एक प्लेटफॉर्म पे लाना है। ऐसा नहीं हो कि किसी के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, किसी के साथ नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है, इसके बाद आता है कि आपको आपको 6 साल तक के बच्चे को 0 to 6 ईयर तक के बच्चे को चाइल्डहुड केयर देनी है, सरकार को चाइल्डहुड केयर देनी है। बट अब इतने सारे बच्चे हैं, क्या सरकार सबको दे पाएगी? नहीं दे पाएगी, तो नहीं इंप्लीमेंट हो पाता ये। ठीक है, इसके बाद आता है सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इसी के साथ आता है आपका, आपको मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स। मतलब सरकार को जो ऐतिहासिक इमारतें हैं उनको प्रोटेक्ट करना है। ऐसा नहीं है कि ताजमहल बना है, अब सरकार का मन नहीं है तो छोड़ दो। ठीक है, ये हमारा डीपीएसपी बोलता है कि आप कोशिश करिए जितना ज्यादा आप प्रोटेक्ट कर सके करें। अब मान लीजिए कि एक जगह दंगे चल रहे हैं और एक जगह आपका एक मॉन्यूमेंट है, सरकार कहाँ पहले अपनी पुलिस फोर्स भेजेगी? क्या जो पुलिस फोर्स इस मॉन्यूमेंट की प्रोटेक्शन में लगी है, क्या जरूरत पड़ने पे वो दंगों पे नहीं जाएगी? बिल्कुल जाएगी, बिल्कुल जाएगी। आप ये चीज समझिए, क्योंकि दंगे जो है वो फंडामेंटल राइट के अंदर आते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट के अंदर आ रहा है फंडामेंटल राइट। अगर आप उस चीज को वायलेट कर रहे हो तो पुलिस उस चीज को मतलब हैंडल करने जरूर जाएगी, क्योंकि वो पहली प्रायोरिटी है। हाँ, अगर आपके पास जितनी हो सके, जितनी कोशिश कर सके सरकार, उसको अपने मॉन्यूमेंट्स बचाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, एक लिबरल प्रिंसिपल, अब नीचे देखेगा नहीं इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूं, सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ठीक है, जो कोर्ट्स हैं हमारे और जो इम्प्लीमेंट बॉडी जो इम्प्लीमेंट कर रही है लॉ, देखो एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं? लेजिस्लेचर होता है जो लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव होते हैं जो उस लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं, और जुडिशरी कौन होती है? जो लॉ बनाने में दिक्कत है या लॉ इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत है तो उसकी तहकीकात करती है। अब लॉ बनाने वाला और लॉ की तहकीकात करने वाला अगर दोनों सेम होंगे तो आपको नहीं लगता कि बहुत बड़ी दिक्कत है? तो इसीलिए जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को अलग अलग रहना चाहिए। ठीक है, और एक आता है प्रमोट इंटरनेशनल पीस, प्रमोट इंटरनेशनल पीस, इंटरनेशनल पीस। ये चीज बिल्कुल से बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात आती है कि क्या ये सारे प्रिंसिपल जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तभी आ गए थे? क्या ये सारे प्रिंसिपल जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तभी आ गए थे? नहीं, कुछ तब आए थे, कुछ बाद में 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 से ऐड हुए। तो मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से 76 में ऐड हुए। सबसे पहला है ये 0 to 6 ईयर वाला, फ्री लीगल एड टू पुअर, ये 1976 में हुआ है, 1976 में हुआ है। इसके बाद एक और होता है, यहां मैंने मिस कर दिया, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन इंडस्ट्री मैनेजमेंट, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट, मतलब चपरासी है उसका भी कुछ ना कुछ योगदान होना चाहिए मैनेजमेंट में। तो ये वाला फीचर भी 1976 से ऐड हुआ है। और इसके अलावा सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये वाला फीचर भी 1976 से ऐड हुआ है। तो याद रखिएगा 76 अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, इससे 4 न्यू डीपीएसपी ऐड हुए हैं, इससे 4 न्यू डीपीएसपी ऐड हुए हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई जी, ये चीज समझ में आ गई। अब कुछ अलग अलग भी है, मतलब ये अमेंड हुए हैं और उसके अलावा भी जैसे
जो इनइक्वालिटी को कम करना है, ये 1978 में ऐड हुआ था। ये 1978 में ऐड हुआ था। कोऑपरेटिव सोसाइटीज कहाँ गया? ये 2011 में लॉ बन गया। ठीक है, 2011 में लॉ बन गया। तो ये चीजें आपको थोड़ी बहुत याद रखनी है, थोड़ी बहुत याद रखनी है। अब देखिए, ये इनमें से कोई भी ऐसा काम नहीं है जो सिटीजन्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सरकार कोशिश कर सकती है, कोशिश करेगी बहुत बढ़िया, नहीं कर पाई तो भाई नहीं कर पाई। ठीक है, चलिए, तो ये सब तो हो गए जो पार्ट 4 के अंदर दिए हुए हैं। कुछ कुछ डीपीएसपी हैं जो पार्ट 4 से बाहर है। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, चलिए मैं बता दूंगा आपको। डीपीएसपी आउटसाइड पार्ट 4, आउटसाइड पार्ट 4 में जो डीपीएसपी दिए हुए हैं वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन 3 ऐसे डीपीएसपी हैं जो पार्ट 4 में नहीं है, जो पार्ट 4 में नहीं है। तो सबसे पहले आता है 350A, आर्टिकल 350A, आर्टिकल 350A। ये क्या बोलता है? आर्टिकल 350A क्या बोलता है? ये बोलता है इट डायरेक्ट्स द स्टेट एंड द लोकल अथॉरिटीज, इट, आप ये लिखिए, मैं आपको, देखो मैं पूरा तो नहीं लिख पाऊंगा, तो आप ये लिखिए, इट डायरेक्ट द स्टेट, it directs the state and the local authority to provide primary education in mother tongue, primary education in mother tongue to linguistic minorities। जैसे कोई भाषा है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के अंदर कोई आ रहा है, तो उनका कल्चर प्रिजर्व करने के लिए उनकी जो एजुकेशन है उसी में उनके बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ताकि ज्यादा लोगों को वो लैंग्वेज आ सके। अगर नहीं पढ़ाओगे आप, इंग्लिश सीखेंगे, तो ये वाली लैंग्वेज जिसको ये बिलोंग करती है कम्युनिटी, वो चली जाएगी, गायब हो जाएगी। ठीक है, तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। ठीक है, इसके बाद आता है, एक है आर्टिकल 351, आर्टिकल 351। ये क्या कहता है? ये कहता है कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि आप हिंदी को स्प्रेड कर सके। तो लिखिए, टू प्रमोट स्प्रेड ऑफ हिंदी लैंग्वेज, स्प्रेड ऑफ हिंदी लैंग्वेज, टू प्रमोट स्प्रेड ऑफ हिंदी लैंग्वेज। इसके बाद आता है आर्टिकल 355। आर्टिकल 355 क्या कहता है? दो चीजें कहता है कि देखो, अगर एसटी एससी कोई डिमांड कर रहे हैं तो आपको उस पर जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये उनके डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बट उसमें ऐसा ना हो कि एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी पे सवाल उठ जाए। तो ये चीज आप लिख लीजिए, इट डायरेक्ट्स द स्टेट दैट क्लेम्स ऑफ SC/ST communities shall be considered along with maintaining efficiency of administration, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई भी डाउट होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो अब देखो, बहुत सारी चीजें होती है आर्टिकल 39B। अब मैं आपको बता, एक चीज, आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिख लीजिए। जैसे आर्टिकल 37 क्या कहता है?
अब मैं आपको सिर्फ बताऊंगा, आप अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए, इतना ज्यादा तो मैं नहीं बता पाऊंगा। आर्टिकल 37 कहता है कि डीपीएसपी इज नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, हाउएवर दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फंक्शनिंग और द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू इनकॉर्पोरेट इट। तो ये कहाँ लिखा हुआ है कि डीपीएसपी के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते? वो आर्टिकल 37 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 37 में लिखा हुआ है। अगर मैं बात करूं कि ये जो केसेस आए थे, देखो बहुत सारे दोहराई, मतलब गोलकनाथ केस था, फिर उसके बाद केशव नंद भारती केस रहा, ठीक है, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट केसेस रहे हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट केसेस रहे हैं। तो इन इंपॉर्टेंट केसेस में क्या कुछ रिजल्ट निकला है डीपीएसपी ऊपर है कि फंडामेंटल राइट ऊपर है? तो याद रखिएगा, सिर्फ एक एक्सेप्शन है, सिर्फ एक एक्सेप्शन है। ठीक है, लिखिए, स्टेट कैन मेक एनी लॉ टू इंप्लीमेंट फंडामेंटल राइट state can make any law to implement fundamental right, but there should be a precaution that there should be a precaution that DPSP should not be violated। कोशिश करनी चाहिए कि डीपीएसपी को वायलेट ना करें, ठीक है। बट इन केस ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, और ऐसा लिखिए, इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट, in case of conflict between DPSP and fundamental right prevails, fundamental rights prevails with one exception, that Article 39B and C should not be violated to implement Articles 14 and 19 of fundamental rights। तो फंडामेंटल राइट्स के दो आर्टिकल हैं जो डीपीएसपी के नीचे आते हैं, और वो भी स्पेसिफिकली 39B और 39C वाले डीपीएसपी के, 39B और 39C वाले डीपीएसपी के। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, बस और क्या चाहिए। तो डीपीएसपी कहां पे आ गया है वो आपको पता चल गया है, ठीक है, वो आपको क्लियरली पता चल गया है, ठीक है। इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। एक छोटी सी चीज है, याद रखिएगा, विद 86th अमेंडमेंट एक्ट से एक डीपीएसपी हटाया गया था, ठीक है। डीपीएसपी जोड़ा तो बहुत बार गया, बट डीपीएसपी डिलीट किया गया था। तो ये याद रखिएगा, कौन सा डीपीएसपी डिलीट करके फंडामेंटल राइट बना दिया गया था? एलिमेंट्री एजुकेशन। 6 से 14 साल तक के बच्चों को आपको एजुकेशन देनी है, दैट बिकेम अ फंडामेंटल राइट। पहले ये था कि आपको 6 से, कोशिश कर रही है कि सरकार की 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन दे, बट अब है कि हाँ, मतलब अब ये फंडामेंटल राइट बन गया है, ठीक है। लेकिन कई जगह इसको फ्री लिखा जाता है, तो फ्री एजुकेशन नहीं है हमारे यहाँ, मिनिमम प्राइस पे है। सरकारी स्कूलों में भी मिनिमम प्राइस लगता है, बट फ्री एजुकेशन नहीं है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पार्ट्स मैंने आपको बता दिए। देखिए, अब ये चीजें ना आर्टिकल्स के अंदर आती है, तो जब आप एक बार रिवीजन करेंगे ना लूसेंट से, लक्ष्मीकांत से, जहां से भी, ऑटोमेटिकली आपको ये चीजें पता चल जाएंगी कि ये किसके अंदर आता है। जैसे ये आर्टिकल 44 के अंदर आता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल 40 के अंदर आता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल 38 के अंदर आता है,
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल 39 के अंदर आता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें 39A के अंदर आता है ये। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, अब जब आप रिवाइज करेंगे ना तो एटलीस्ट आपको ये आइडिया होगा कि डीपीएसपी क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या कोशिश करती है। ठीक है, चलिए, तो मेरे हिसाब से तो एकदम इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको करा दी है। अच्छा, 39B और C है क्या? 39B और 39C है क्या? ये तो लिख लो। 39C बोलता है फ्री लीगल एड टू इकोनॉमिकली एंड बैकवर्ड क्लासेस। फ्री लीगल एड टू इकोनॉमिकली, देखिए इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली, ये तीनों अलग अलग बैकवर्डनेस होती है। यहां पे किसकी बात हो रही है? इकोनॉमिकली एंड सोशली बैकवर्ड क्लासेस। मैं बता रहा हूं ना कि डीपीएसपी इज मोस्टली अबाउट इकोनॉमिकल एंड सोशल बैकवर्डनेस, उसको बढ़ावा देने के लिए डीपीएसपी है। पॉलिटिकल बैकवर्डनेस को बढ़ावा देने के लिए फंडामेंटल राइट्स है, बैकवर्डनेस। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई? चलिए, चलो, अब ये सब तो इंपॉर्टेंट पार्ट था जो मैंने करा दिया। देखो, होता बहुत कुछ है इसमें, लेकिन आप कितना कवर अप कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, वो बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। ठीक है, मतलब ऐसा भी नहीं होना कि मैं करा दूं उतना और फिर आपके दिमाग में नहीं घुस रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे मजेदार तो फंडामेंटल राइट्स है। चलो, अगला अभी के लिए कर लेते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज, तो लिख लीजिए भाई कि क्या होता है ड्यूटीज। देखो, अब सरकार ने कुछ किया तो आपको भी सरकार के लिए करना पड़ेगा, आपको भी सरकार के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो देखो, ये कहाँ दिया हुआ है? सबसे पहले डीपीएसपी के तुरंत बाद, जब सरकार को निर्देश दिए गए सिटीजन्स के लिए, तो सिटीजन्स को भी निर्देश दिए जाएंगे सरकार के लिए। तो पार्ट 4 में डीपीएसपी है और पार्ट 4A में, देखो पार्ट 4 के बाद 5 आना चाहिए, 4A मतलब घुसाया गया है बीच में। तो दैट इज वाई फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो पहले से नहीं थी, बाद में आई है। कब आई है? 42nd अमेंडमेंट इंक्लूडेड, ये लिख देते हैं, इंक्लूडेड वाया 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। 46 अमेंडमेंट एक्ट 1976 के समय में यह है। 1976 में प्राइम मिनिस्टर कौन था? इंदिरा गांधी थी, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब जो इनिशियली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंट्रोड्यूस्ड, फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, बाद में एक और जुड़ गई, बाद में 2000, अब बाद में 2006 में एक और जुड़ गई। ठीक है, कहां से लिया है हमने? तो याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट कहां है? टेकन फ्रॉम यूएसएसआर, रशिया। ठीक है, यूएसएसआर। ठीक है, यूएसएसआर। इसके अलावा जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन में भी फंडामेंटल इसका जिक्र है, फंडामेंटल का जिक्र है। ये किसके अंदर आती है? तो याद रखिएगा, सारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A के अंदर आ जाती है, आर्टिकल 51A के अंदर आ जाती है। ठीक है, अब देखो काम की चीज समझो कि किसको जिम्मेदारी मिली कि भैया ये बताओ कि सिटीजन्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो उस कमेटी का नाम था स्वर्ण सिंह कमेटी, जिसने बताया कि क्या ड्यूटी होती है सिटीजन्स की। स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, अब भाई सबसे मजेदार बात आपको पता चलेगी, तो ये इन्होंने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज दी थी, जिसमें से हमने 3 फंडामेंटल ड्यूटीज डिलीट कर दी थी, और इनकी रिकमेंडेशन में से सिर्फ 5 फंडामेंटल ड्यूटीज हमने ली थी, 5 अपने मन से बाद में आई थी। ठीक है, चलिए, तो अब कई बार पूछा जाता है
कि कौन कौन सी 3 फंडामेंटल ड्यूटीज जो स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड करी थी कि ये सिटीजन्स के ऊपर होना चाहिए, ठीक है, वो और डिलीट कर दी गई। तो उनमें 3 में कौन कौन सी आती है तो याद रखिएगा। सबसे पहली है कि पेनल्टी लगाओ अगर ड्यूटी फॉलो नहीं हो रही है तो, पेनल्टी फॉर नॉट फॉलोइंग ड्यूटी, नॉट फॉलोइंग ड्यूटी। लेकिन ये चीज सरकार ने बोला, कमिटी ने रिकमेंड किया, लेकिन सरकार ने बोला यार इतना ज्यादा हार्श नहीं होते हम सिटीजन्स पे, पेनल्टी वेनल्टी नहीं लगाएंगे, हम उनको बोलेंगे कि आपकी ड्यूटी है इस, मतलब मान लीजिए कि आप नेशनल एंथम प्ले हो रहा है तो इट्स द ड्यूटी ऑफ द सिटीजन टू रिस्पेक्ट दैट नेशनल एंथम, बट अगर कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहा तो उसको पेनल्टी लगा दी जाए, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। सेकेंड था कि सच पेनल्टी, इस पेनल्टी के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि गलत पेनल्टी लगी है, ठीक है। ये भी एक फंडामेंटल ड्यूटी में लिखा हुआ था कि सच पेनल्टी इज नॉट क्वेश्चनेबल, इज नॉट क्वेश्चनेबल, इट इज नॉट क्वेश्चनेबल। और एक था इट इज अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द सिटीजन टू पे टैक्स। ये 3 ड्यूटी थी जो सरकार ने अलग कर दी थी, ठीक है, डिलीट कर दी थी। These 3 ड्यूटीज वर डिलीटेड एंड रिमेनिंग 5 एक्सेप्ट कर ली थी, रिमेनिंग 5 एक्सेप्ट कर ली थी, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब फंडामेंटल ड्यूटीज की बात आती है तो मैं आपको गिना देता हूं क्या क्या फंडामेंटल ड्यूटीज होती है। देखिए सरकार की कुछ ड्यूटी है तो आपकी भी कुछ कुछ ड्यूटी है, ठीक है। चलिए तो मैं एकदम लिस्ट वाइज आपको बता देता हूं, ठीक है। मैं आपको एक लिस्ट दे रहा हूं फंडामेंटल ड्यूटीज की। ठीक है, सबसे पहली है 51(1) के अंदर पहली है टू रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, टू रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स आइडल एंड नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग स्लैश एंथम, इनकी आपको इज्जत करनी है, ठीक है। सेकंड आता है, सेकंड फंडामेंटल ड्यूटीज क्या कहती है, टू चेरिश द आइडिया ऑफ, चेरिश नोबल आइडियाज ऑफ, जो हमने स्वतंत्रता के समय, जो हमने नेशनल फ्रीडम के समय सोचे थे, ठीक है, जो चीजें सोची थी सरकार ने कि ऐसा होगा मेरा देश, वैसा होगा मेरा देश, उन चीजों को आपको फॉलो करना है। टू चेरिश नोबल आइडियाज ऑफ, नोबल आइडियाज which inspired national struggle for freedom, national struggle for freedom, ठीक है। थर्ड आता है, थर्ड बोलता है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, अपहोल्ड and protect sovereignty, unity and integrity of the nation, ठीक है। चलो चौथी फंडामेंटल ड्यूटी क्या कहती है, टू डिफेंड, मान लीजिए कि कोई वॉर हो रही है, उस समय अगर आपको बुलाया जाए तो आपको बॉर्डर पे लड़ने के लिए जाना है, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, ठीक है। टू प्रोटेक्ट द कंट्री, बस ये लिख रहा हूं मैं, टू प्रोटेक्ट कंट्री, ठीक है। फिफ्थ फंडामेंटल ड्यूटी क्या बोलती है,
जो जो लोग हैं, जैसे आप हो, आपके बाजू की कम्युनिटी, आपके बाजू का नेबरहुड है, तो हार्मनी बनाने की कोशिश करना चाहिए ताकि रिलीजियस लाइन पे राइट्स ना हो, दंगे ना हो, ठीक है। टू प्रमोट हार्मनी, टू प्रमोट हार्मनी, हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, एंड स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज है, इनमें से कौन सा डीपीएसपी है, ठीक है। चलिए, चलिए इसके बाद क्या आता है, प्रिजर्व, टू प्रिजर्व हेरिटेज, प्रिजर्व हेरिटेज, हेरिटेज, यहां वर्ड हेरिटेज यूज हुआ है, वहां वर्ड मॉन्यूमेंट यूज हुआ था डीपीएसपी में। तो जैसे कई लोग करते हैं ना, जाके दिल बना देंगे, सोनू लिव्स मोनू लव्स मोनू, ठीक है, फोन नंबर लिख देंगे, तो ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है। समझ में आया? ये आप हेरिटेज को नुकसान पहुंचा रहे हो, ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है कि कोई हेरिटेज आप विजिट कर रहे हो तो उसकी देखभाल आपको करनी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चौकीदार और सरकार उसकी देखभाल करेगा, आपको भी उसकी देखभाल करनी है, ठीक है, ठीक है। तो टू प्रिजर्व हेरिटेज एंड कॉम्पोजिट कल्चर, एंड कॉम्पोजिट कल्चर, एंड कॉम्पोजिट कल्चर। उसके बाद सातवीं फंडामेंटल ड्यूटी आ जाती है। सातवीं ड्यूटी कहती है प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, ठीक है, याद रखिएगा। टू प्रोटेक्ट, ध्यान से देखिएगा, इसकी ट्रिक बताऊंगा याद करने की। प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, लेक, वाइल्ड लाइफ, ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं। आठवीं फंडामेंटल ड्यूटी क्या कहती है, ठीक है, देखिए, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म, टू प्रमोट, टू डेवलप ह्यूमैनिटी होती है ना, इंसानियत, उसको डेवलप करना है। ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी वर्ड इस लाइन का बस याद रखिएगा, ह्यूमैनिटी को प्रमोट करना, ठीक है। एंड स्पिरिट, चलो ये तो छोड़ो। इसके बाद नाइन्थ आती है टू प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टीज, टू प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टीज, टू प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। फिर 10वें नंबर की ड्यूटी आती है आपकी यार ये कहाँ गया, ठीक है, 11वीं लिख लीजिए, 10वीं तो मुझे याद नहीं आ रही, ठीक है। टू प्रोवाइड, टू प्रोवाइड, टू प्रोवाइड एजुकेशन, to provide education to children between 6 to 14 years। अब देखो, ये सर आप सुना सुना सा लग रहा है, जो डीपीएसपी है वो सरकार को बोलती है कि आपको इंतजाम करना है, स्कूल खोलने हैं, उसमें नल लगवाने, टॉयलेट लगवाने हैं। ये फंडामेंटल ड्यूटी कहती है कि आपको अपने बच्चों को, जिसकी भी आप केयर कर रहे हैं, ये सिटीजन के ऊपर है कि आपको अपने बच्चों को भेजना है। डीपीएसपी में वो सरकार के ऊपर था कि आपको ये बिल्डिंग्स बनानी है जहां पे स्कूल लग सके, ठीक है। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। और इसके अलावा, ठीक है, ये वाली जो है ना, ये आई है आपकी 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 से, ये याद रखिएगा। 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 से आपकी 11वीं आई है, ठीक है। अब ये है टू, मतलब आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर
ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज सो दैट नेशन कैन राइज। तो अब ये कोई खास चीज नहीं है, ये है कि आपको अपने आप को अच्छा बनाना है ऑटोमेटिकली, ये एक आपको अच्छा खुद अच्छा बनना है ताकि कम्युनिटी अच्छी बनेगी और नेशन की ग्रोथ होगी। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर, टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्पीयर्स, ये चीज याद रखिएगा। तो ये हो गई हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज जो आज की डेट में आर्टिकल 51A पार्ट 4A के अंदर आती हैं। ठीक है, इनमें से सिर्फ एक एक्ट जो एक है वो बाद में ऐड हुई है 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 से, बाकी सब 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से आई है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? अब छोटी छोटी चीजें देख लेते हैं, ये हो गया। हाँ, अब काम की चीजें पढ़ समझ लो कि क्या है। फंडामेंटल ड्यूटीज जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं वो इंडियंस के लिए भी रहते हैं, बाहर से कोई आया है तो उसके लिए भी रहते हैं। कुछ राइट्स हैं जो बाहर के लोगों के लिए भी वैलिड है, ऐसा नहीं है कि बाहर के लोग मार खा जाएंगे, ऐसा नहीं है, उनके लिए भी कुछ राइट है। अगर उनको भी लगता है कि गलत हो रहा है वो भी कोर्ट तक जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए है। तो लिख लीजिए ओनली फॉर इंडियन सिटीजन, only for Indian citizens, only for Indian citizens। क्या सरकार इस चीज के प्रति, ध्यान से समझना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि यहीं पे एक छोटा सा डिफरेंस आएगा, बहुत ध्यान से समझना। क्या सरकार किसी को पनिश कर सकती है फंडामेंटल ड्यूटी ना फॉलो करने के लिए? बताओ, क्या सरकार किसी को पनिश कर सकती है फंडामेंटल ड्यूटी ना फॉलो करने के लिए? देखो, नहीं। तो पहली बात, कोई कोर्ट में नहीं जा सकता कि इसने अपनी फंडामेंटल ड्यूटी फॉलो नहीं करी या उसने अपनी फंडामेंटल ड्यूटी फॉलो नहीं करी। तो दिस इट इज नॉन जस्टिफिकेबल। ठीक है, बट ठीक है, अब ऐसा कोई मान लीजिए कोई जाके किसी बिल्डिंग पे, मान लीजिए ताजमहल पे आप बोल रहे हो, तो क्या सरकार आपको पनिश नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। क्यों करेगी? आप समझिए, पार्लियामेंट ने आपको फंडामेंटल ड्यूटी ना फॉलो करने के लिए पनिश नहीं करेगी, बट पार्लियामेंट ऐसे लॉ बनाएगी जिसमें वो फंडामेंटल ड्यूटी को इनकॉर्पोरेट करेगी और उन लॉ के तहत आपको सजा होगी। आपको सजा इस नॉन जस्टिफिकेबल है, मतलब आपको सजा नहीं हो सकती, कोर्ट नहीं जा सकता कोई फंडामेंटल ड्यूटी ना फॉलो करने के लिए। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी को ध्यान में रखते हुए कुछ लॉज बनाए जाते हैं ताकि अगर आप फंडामेंटल ड्यूटी फॉलो नहीं कर रहे हैं तो भी आपको सजा हो जाए। ये बहुत दिमाग वाली चीज है। तो लिखो, पार्लियामेंट इज फ्री टू एनफोर्स देम बाय सूटेबल लेजिस्लेशन, बट पार्लियामेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इज फ्री टू एनफोर्स देम via suitable legislation, via suitable legislation। इसका क्या मतलब है कि जो डीपीएसपी थे, they are non justificable in nature and non enforceable, but fundamental duties are non justificable but enforceable by law। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, enforceable by लॉ, एनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, ठीक है। किसने चालू कराई थी? इंदिरा गांधी ने चालू कराई थी। बाकी सारी चीजें हमने कवर अप कर ली है काफी अच्छे से। ठीक है, देखो, फंडामेंटल ड्यूटीज सजा देने के लिए नहीं बनी, आपके अंदर एक चीज है, एक फीलिंग लाने के लिए कि आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है नेशन को लेके और आप उन मतलब उनको फॉलो करें, इसलिए फंडामेंटल ड्यूटीज बनाई गई। किसने लाई थी? इंदिरा गांधी के समय आई थी। कौन सी कमेटी थी? स्वर्ण सिंह कमेटी थी। कितनी दी थी रिकमेंडेशन? 8 की। 3 हमने 3 एलिमिनेट कर दिए, 5 ले लिए। 3 कौन से एलिमिनेट किए? आपके सामने है। ठीक है, जो हमने आज की डेट में 11 है, उनमें से 10 प्लस 1 जो 86 अमेंडमेंट एक्ट से हुई वो भी लिखी हुई है। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज आपने पूरा पढ़ लिया, डीपीएसपी आपने पूरा पढ़ लिया, तो ये वाला पिलर पूरा हो गया, ये वाला पूरा हो गया। अगले लेक्चर में हम करेंगे 14 से 32 तक फंडामेंटल राइट्स। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ल्यूसेंट पढ़नी है। ठीक है, देखो बुक तो पढ़नी पड़ेगी, आप बिना बुक पढ़े तो जा ही नहीं सकते हो एग्जाम में कि सिर्फ नोट्स देखे और चले गए। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, 99% चांस है कि इन्हीं लेक्चर से
इस लेक्चर से सवाल आएगा। अगर डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटी का सवाल आ रहा है, आपने ये लेक्चर देखा 1 घंटे का, तो आपसे बनेगा, ठीक है, बिल्कुल 99% चांस है, बट फिर भी लूसेंट कर लोगे तो और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। चलिए, तो ये पूरा हो गया है, ठीक है। अगले लेक्चर में हम करेंगे एफआर। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो, आई होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर। और इसके बाद एफआर करेंगे और साथ ही साथ हम यूनिट 7 चालू करेंगे। पहले हम सोच रहे थे कि यूनिट 7 कोई मतलब कोई हम सोच रहे थे कि बढ़िया फैकल्टी से, एक सेकेंड, हाँ, हम सोच रहे थे कि बढ़िया फैकल्टीज हो जाए हमारे सारे सब्जेक्ट्स के लिए, तो हम एक साथ लॉन्च करेंगे। बट अब जिस हिसाब से टेन्योर लग रहा है, उस हिसाब से यूनिट 7 जल्दी ही हमें स्टार्ट करनी है, और विद इन 2-3 डेज हम यूनिट 7 भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। यूनिट 6 के खत्म होते ही यूनिट 7 स्टार्ट कर देंगे। सो थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट, होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर, बाय बाय।